ओके गाइस, तो अब जो हम सॉल्व करेंगे वो है साइंस। ठीक है, ये पेपर सेम ही है 29 दिसंबर लेवल 2 वालों का, लेकिन अब जो स्टेप है नेक्स्ट वो है साइंस पेपर के लिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ ए डिस्टेंट टॉल टावर क्लियरली। अगर एक ऊंची मीनार है जिसकी पूरी लंबाई को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल लेंस। पहली बात तो अगर पूरी लंबाई देखनी है तो उसके लिए हम दर्पण को यूज करेंगे। अगर आपने कार में देखा हो तो रियर मिरर होते हैं, जो साइड मिरर्स होते हैं, इसमें अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उसकी इमेज जो है वो आपको कंप्लीट दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमको मीनार लंबी है, ऊंची है, उसकी पूरी लंबाई देखनी है तो हम क्या यूज करेंगे? उत्तल दर्पण। इसमें जो इमेज बनती है ना वो हमेशा वर्चुअल होती है, पर्दे के पीछे इमेज बनेगी और कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड इमेज तो हो नहीं सकती, अगर इन्वर्टेड इमेज होगी तो फिर तो हमारा एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कैसा दिखाई देगा? डिमिनिश्ड। ठीक है, यानी कि छोटा दिखाई देता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, अ टीचर टेक्स 3 क्लीन प्लास्टिक कैप्स ऑफ बोतल। एक टीचर जो है वो बोतलों के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है। ए में 2 छोटे चम्मच डिस्टिल वाटर की और कुछ बूंदे HCl की डालती है। बी में आसवित जल थोड़ा सा और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालती है। सी में 2 छोटी चम्मच आसवित जल की और थोड़ी सी शुगर डालती है। अब इनमें से पूछा है कि ये जितने भी सॉल्यूशन हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कंडक्ट कौन करेगा? केवल सी, ए और बी, केवल ए और ए और सी। अब इसको आप ढंग से देखिए, ए में उसने क्या किया है? डिस्टिल वाटर लिया है। ठीक है, जो डिस्टिल वाटर होता है ये अकेला क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई आयंस होते हैं ना ही कोई मिनरल्स होते हैं। लेकिन इसमें संग में क्या डाल दिया है? HCl, और HCl जो होता है वो क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा। किसमें? H+ और Cl- में। तो ये क्या करेगा? जैसे ये आयोनाइज होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सही है। बी में भी क्या किया है? जो बी कैप है उसमें इन्होंने डिस्टिल वाटर लिया है, तो डिस्टिल वाटर तो बैड कंडक्टर है, लेकिन इसके साथ इन्होंने क्या लिया है? कास्टिक सोडा। NaOH जो है वो भी क्या होगा? अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+ OH-। इसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कंडक्ट करेगा। लेकिन सी में उन्होंने क्या बोला है? 2 चम्मच क्या है? डिस्टिल वाटर है, सेम बैड कंडक्टर, लेकिन साथ में उन्होंने क्या लिया है? शुगर। शुगर इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शुगर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगर सिंपल डिस्टिल वाटर पूछे तो वो हमेशा बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें ना तो कोई आयंस बचते हैं ना ही कोई मिनरल्स बचते हैं। लेकिन HCl की वजह से वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। कास्टिक सोडा जो है उसकी वजह से वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन शुगर जो है दैट्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सारणी को सही, ओ माय गॉड, इसमें देखिए जो विटामिन है वो X है, Y है, B1 है और B3 है। डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स, स्कर्वी, Z एंड W। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि जो रिकेट्स डिजीज होती है वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? वो होता है आपका विटामिन डी की वजह से क्या होगा? बोन्स कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने लगती है जिसकी वजह से हड्डियां बेंड हो जाती हैं। जो स्कर्वी रोग होता है वो किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन C की वजह से। इसमें क्या होता है? जो गम्स होते हैं वो ब्लीड करने लग जाते हैं। B1 जो होता है उसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी। ठीक है, इसमें जो होठ है उन पर धीरे धीरे सूखी पपड़ी आने लगती है, होठ फटने लगते हैं। और B3 जो होता है इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। इसमें आप धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? X इज योर विटामिन D। ये है और ये है, ये तो वैसे ही गलत हो गए दो। फिर Y जो है वो है आपका विटामिन C, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। X is vitamin D, Y is vitamin C, Z is berry and W is pellagra. So the option 3 is correct. नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें बोला है वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। जो चंद्रमा है उसकी सतह पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चंद्रमा है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स होता है, लेकिन जो अर्थ है उसका 1/6 होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर आपका अर्थ पे जो वेट है
वो 90 kg है या फिर 60 kg है, तो मून पे जाके आपका वेट कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 60, तो बेसिकली यू विल बी ओनली 10 kg ऑन द मून। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है, तो ये गलत है। देयर इज नो ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये बिल्कुल सही है। जो चंद्रमा है उसकी सतह पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो एटमॉस्फेरिक लेयर। तो यहाँ पे S1 जो है वो तो गलत है, लेकिन S2 जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो गलत है और S2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following statements most accurately describe the property of clay soil? क्ले सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको याद रखिएगा। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत बारीक होते हैं, बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं इसके बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी को बहुत टाइटली मतलब होल्ड करके रख सकती है। इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट रैपिडली, इट कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इट परमिट्स ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू एंटर, इट होल्ड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल को रोक के रखती है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और क्ले सॉइल जो है वो ह्यूमस रिच होती है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर क्ले सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वाई डू एक्वेटिक प्लांट्स डोंट हैव ए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जलीय जो पादप होते हैं, उनका जो मूल तंत्र होता है वो अच्छी तरीके से विकसित क्यों नहीं होता है? ठीक है, ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर यह उन्हें तैरते रखने में सहायता करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि लोटस है, कमल जो है ये एक्वेटिक प्लांट है, सिंघाड़ा है ये क्या है आपका एक्वेटिक प्लांट है। इनका जो रूट कैनाल सिस्टम होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। क्यों? ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके, ऐसा नहीं है। उनको खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती, हर चीज को डेवलप करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। यह उन्हें तैरता रखने में सहायता करता है नहीं, ब्यूएंसी जो होती है वो अलग चीज होती है। लेकिन जल सोखने के लिए इनको लंबी जड़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर में इमर्ज्ड रहते हैं। सो ऑप्शन केवल बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करता हुआ या एक्सीलरेशन क्या है 0 पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है? लेट्स सपोज ये आपका एक ग्राफ है, यहाँ पे है आपकी वेलोसिटी और यहाँ है आपका टाइम t। अब ये बोल रहा है स्थिर गति से बढ़ती ढलान के साथ एक वक्रित रेखा, यानी कि स्टेबल जो वेलोसिटी है उसके साथ बढ़ती एक वक्रित रेखा, समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, जो टाइम है उसके रेस्पेक्ट में एक सीधी रेखा, समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान पर बनी एक सीधी रेखा, जो टाइम एक्सिस है उसके साथ बनी एक सीधी रेखा, वेग अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, जो वेलोसिटी है उसके समांतर एक सीधी रेखा। एक बात बताइए, फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है ma। ए जब 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा 0, और जब वेग जो होता है वो त्वरण में चेंज होता है, यानी कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन द वेग। जब वेग ही 0 है, त्वरण जो होता है वो वेग में गति होती है। वेग यहाँ पे क्या है न्यूट्रल, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो टाइम के क्या होगा पैरेलल होगा। ये शून्य गति जो है उससे गति करता हुआ समय के पैरेलल वेग क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो समय अक्ष होता है ये टाइम एक्सिस जो होता है इसके समांतर एक सीधी रेखा बनेगा। ठीक है, किसका? वेग और समय का ग्राफ। कब? जब एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा 0। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट है 68। रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। ये कोई प्लेन मिरर है, इसके सामने रमन खड़ा है और इसी के सामने शिक्षा खड़ी है। ठीक है, ये क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर है। जो रमन है वो कितने मीटर पे है 8 मीटर पर, और शिक्षा जो है वो कितने मीटर पर है 11 मीटर पर। अब रमन जो है वो अपनी जगह से इस तरह से चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो। अब यहाँ पे आप ढंग से देखिएगा, उसने बोला है उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10 मीटर। यानी कि समतल दर्पण में क्या होता है, जहां आप खड़े होते हैं वहां से समतल दर्पण की दूरी और जहां आपकी इमेज बनती है ये पूरी जो डिस्टेंस होती है, मतलब ऑब्जेक्ट टू मिरर, यहाँ से लेकर के समतल दर्पण तक की दूरी
और समतल दर्पण से लेके जो इमेज आपकी बनती है वो दूरी हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब रमन और मिरर के बीच की दूरी कितनी हुई, 5 मीटर, और मिरर से जो उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, इमेज बन रही है, उसके बीच की दूरी कितनी हुई, 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है जबकि शिक्षा जो है वो 6 मिलीमीटर चलती है दर्पण की ओर, जो शिक्षा है वो कितना चलेगी, मिरर के पास जा रही है वो 6 मीटर, ठीक है। जब वो 6 मीटर मिरर के पास चल के जा रही है तो 6 मीटर दूर ही उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। रमन और शिक्षा के दर्पण की उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है, तो जो रमन है और जो शिक्षा है उनकी दर्पण से जो दूरी है, उनकी नई स्थिति की जो दूरी है वो क्या है। तो रमन कितना चला, 5 मीटर यहाँ चला और 5 मीटर यहाँ चला। अब शिक्षा 6 मीटर कहाँ जा रही है, दर्पण की तरफ, और उसकी दूरी कितनी थी, 11 मीटर। तो जब आप 6 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 मीटर। तो उसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर टू 5 मीटर। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमन और शिक्षा दोनों की जो दर्पण से दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर की डिस्टेंस पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दोबारा समझते हैं। ये प्लेन मिरर के आगे खड़े हैं, कौन है, रमन है और शिक्षा है। रमन 8 मीटर की दूरी पर है और शिक्षा 11 मीटर की दूरी पर है। रमन अपनी जगह से ऐसे चल रहा है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है, उसके और उसकी इमेज। ये मिरर है, यहाँ से रमन ने चलना चालू किया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 5 मीटर। अब इसके बाद यहाँ इसकी एक इमेज बनी तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी हुई, 5 मीटर। तो कितना हो गया, 10 मीटर। जबकि शिक्षा जो है वो 6 मीटर चल रही है दर्पण की ओर। शिक्षा जो है वो 6 मीटर दर्पण की ओर चल के आ रही है और वो खड़ी कहाँ थी, 11 मीटर की दूरी पर। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 6 में से जब आप 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो बेसिकली क्या होगा, हम इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगी, ये भी 5 मीटर हो जाएगा और ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली बेचने जाता है। निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए। उसे मछली की आवासीय स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, उसे मछली की आवासीय स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए, उसे मछली की सटीक आवासीय स्थिति पर बर्छी मारनी चाहिए, उसे अपनी स्थिति से समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर, जो मछली है उससे नीचे हमको क्या है, बर्छी मारनी चाहिए। ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो अपवर्तन है उसके नियम का ये पालन करता है। परावर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट आती है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई प्लेन है, इस पे लाइट आई, वो टकरा के क्या होगा, वापस चली जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई भी लाइट किसी भी मीडियम से आती है तो एक इसमें चीज होती है नॉर्मल, ठीक है। या तो ये नॉर्मल के पास आएगी या फिर ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अगर आप डेंस टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं, यानी कि सघन से विरल में अगर हम जाते हैं तो जो लाइट होती है वो नॉर्मल से क्या होगा, दूर हट जाएगी। ये मान लीजिए लाइट आई, ये आपका नॉर्मल है, तो जो लाइट है वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी अगर लाइट सघन से विरल माध्यम में जाती है। यही अगर ये विरल से सघन माध्यम में जाती है तो लाइट जो है वो नॉर्मल के पास आ जाती है, यानी कि नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ पे जो मछुआरा है वो मछली को बेचने जा रहा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठाई देगा। जो अपवर्तन है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर उठाई देगा। क्यों, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाता है, जिसकी वजह से वो हमें ऊपर दिखाई देगी, जबकि मछली है कहाँ, नीचे। जैसे सिक्का है वो हमें कई बार ऊपर दिखाई देता है जब हम उसको पानी में फेंकते हैं, लेकिन वो होता कहाँ है, नीचे। इसलिए उसको बर्छी जो है वो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे नीचे मारनी चाहिए। आई रिपीट, जब लाइट डेंस टू रेयर मीडियम जाती है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और जब रेयर टू डेंस मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे बोला है कि कौन सा संबंध जो है वो घर्षण के परिणाम के बारे में सही नहीं है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा संबंध फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो किस में होगा, सर्पी, लोटनी, स्थैतिक, स्थैतिक सर्पी लोटनी, स्थैतिक सर्पी लोटन, लोटन सर्पी और स्थैतिक। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी कि रुका हुआ जो फ्रिक्शन होता है, जो सिंपल एक फ्लोर होता है, मान लीजिए कोई खुरदरा फर्श है तो उस पे जो फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो क्या होता है, स्टैटिक, यानी कि रुका हुआ है।
जो सर्पी होता है उसमें फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सबसे कम फ्रिक्शन होता है आपका लोटन में। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा होगा फ्रिक्शन। जब आप खुरदरे फर्श पे चलते हैं तो गिरते हैं नहीं, लेकिन अगर आप स्लाइडिंग उस पे चलेंगे फर्श पे तो पैर हल्का सा स्लिप होता है, लेकिन अगर आप रोलिंग उस फ्लोर पे चलेंगे तो फिसलने के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 70 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चय को चुनिए जो कि सही नहीं है। ये पौधे हैं गुड़हल, गुलाब, बांस और धान। ठीक है, एक इनमें दिया हुआ है जो लीव वेन्स होती हैं, यानी कि जो रेटिकुलेट विनेशन है, पैरेलल विनेशन है और रेटिकुलेट विनेशन है। यहाँ पे रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट और फाइब्रस रूट। पहले तो आप ये समझिए रूट दो टाइप की होती है, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होता है ना, इसमें क्या होगा, एक मेन रूट होती है और उसके साइड से छोटी छोटी सी लेटरल रूट्स निकलती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही मेन रूट होती है, जबकि फाइब्रस रूट जो होती है इसमें क्या होगा, हर रूट जो होती है वो मेन रूट होती है और ये रूट्स का ऐसे एक गुच्छा बना लेती हैं। ठीक है, एक होता है रेटिकुलेट विनेशन, जैसे ये कोई पत्ती है, इस पत्ती में क्या होगा, जो पत्तियों के अंदर जालियां होती है ना वो इस तरह से अरेंज होंगी, इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। और एक होता है पैरेलल विनेशन। जो पैरेलल विनेशन होता है उसमें आपने घास की पत्ती देखी होगी, घास की पत्तियां जो होती है वो इस तरह से इनमें लंबी लंबी सी लाइंस होती है, इसे हम बोलते हैं घास की पत्तियां। ये होता है आपका पैरेलल विनेशन। बैम्बू में, पैडी में, और जो आपका बैम्बू प्लांट है, आपका पैडी प्लांट है, आपका गेहूं है, आपकी घास है, इन सब में क्या होता है आपका पैरेलल विनेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्लांट दिए हुए हैं इन्होंने बोला है कि इसमें से एक चीज जो है वो करेक्टली अरेंज्ड है। ठीक है, यहाँ पे मूसला मूल, झगड़ा मूल वही है, ये टैप रूट है, ये एडवेंटिशियस रूट है, ये रेटिकुलेट है और ये पैरेलल है, ये गुड़हल, गुलाब, बांस और धान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ए और डी जो है वो गलत है। क्यों गलत है? जो हिबिस्कस होता है यानी कि गुड़हल का जो प्लांट होता है उसका जो शिरा विन्यास होता है वो रेटिकुलेट तो होता है, लेकिन जो रेटिकुलेट विनेशन होता है ना, इसकी रूट हमेशा कैसी होगी, टैप रूट होगी। ठीक है, जो हिबिस्कस है उसकी जो रूट होगी वो हमेशा टैप रूट होगी। यहाँ पे रोज है, रोज में रेटिकुलेट विनेशन होता है, बिल्कुल सही है, और रूट सिस्टम क्या होगा, टैप रूट होगा। जो बैम्बू होता है इसका लीफ विनेशन कैसा होगा, पैरेलल होता है और इसकी रूट कैसी होगी, फाइब्रस रूट होगी। लेकिन जो पैडी होता है इसका पैरेलल विनेशन नहीं होगा, इसका विनेशन जो होगा, लीफ विनेशन, वो पैरेलल होगा ना कि रेटिकुलेट, और जो रूट होगी वो कैसी होगी, फाइब्रस रूट होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ए और डी जो है वो यहाँ पे गलत है। आई रिपीट, जो गुड़हल और गुलाब जो है इनका जो शिरा विन्यास होता है यानी कि वेन जो अरेंजमेंट होता है वो होता है आपका रेटिकुलेट, ये दोनों में सही है। लेकिन जहाँ रेटिकुलेट विनेशन होता है वह रूट जो होती है वो टैप रूट होती है, एक मेन रूट और उससे लेटरल रूट्स निकलती हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, झकड़ा जड़, ये गलत है। जो बांस और धान होता है इनमें जो शिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है और इनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, जालिका रूपी, ये क्या है, गलत है। सो ऑप्शन ए एंड डी इज इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें दिया है एक परखनली है जिसमें 3 गोल दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। यहाँ पे चाइना रोज जो है वो आपका इंडिकेटर है। चाइना रोज जो होता है दैट इज योर नेचुरल इंडिकेटर। अब जब आप चाइना रोज को इसमें डालोगे तो ए जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, बी कलरलेस रहेगा और जबकि सी जो है वो गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया। तो यहाँ पूछा है कि ए, बी और सी जो है उनका नेचर क्या है। ठीक है, तो जो चाइना रोज होता है इसको जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं, ठीक है, तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाता है, गाढ़े गुलाबी रंग का कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रीन कलर का कब होगा, जब वो बेस में होता है। ठीक है, और कलरलेस कब रहेगा, जब वो सॉल्ट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 घोल लिए हैं, चाइना रोज सूचक डाला है, ए कैसा हो गया, हरा हो गया, तो ये क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे क्या है, ये ए है बेस, बी जो है वो कलरलेस रहा तो ये क्या होगा आपका सॉल्ट, और सी जो है वो क्या होगा, गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया, ये क्या है आपका एसिड। पहला होगा बेस, दूसरा होगा सॉल्ट और तीसरा होगा एसिड। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें बी जो है वो क्या है, सॉल्ट है।
ये बी सॉल्ट है, लेकिन ए एसिडिक नहीं है, ए क्या है, बेस है, और सी क्या है, एसिड है। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, नीचे दिए गए दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करना है। पहला है फ्लावरिंग ऑफ बर्ड, दूसरा है घास काटना। बी में है गर्म करने पर लोहे का फैलना और जल का क्वथनांक। अब इसमें पूछा है कौन सा सही है। ए भौतिक परिवर्तन है, बी रासायनिक परिवर्तन है। पहली बात तो फ्लावरिंग ऑफ बर्ड ये फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। घास काटना ये भी फ्लावरिंग चेंज है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। गर्म करने पर लोहे का फैलना ये भी फिजिकल चेंज है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर सेम गोज विद फिजिकल चेंज। अब है ए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यहाँ है ही नहीं है। ए है इरिवर्सिबल चेंज, बी है रिवर्सिबल चेंज। ए है इरिवर्सिबल चेंज, बी है इरिवर्सिबल चेंज। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो फ्लावरिंग ऑफ बर्ड होती है दैट इज कंप्लीटली एन इरिवर्सिबल चेंज। जो अगर आपने फ्लावर है उसका बर्ड बना दिया तो आप उसको क्या करेंगे, फ्लावर जस्ट सेकेंड, जो फ्लावरिंग ऑफ बर्ड होती है वो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, अगर किसी भी फूल को आप कली बना दो तो वापस फूल, और अगर वो फूल बन गया तो उसकी कली कैसे बनाओगे, नहीं हो सकता ना। घास आपने काट दी तो वापस उसको लंबा कर सकते हो, घास बना सकते हो, नहीं बन सकता। तो ये तो क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर आप लोहे को गर्म करके फैला रहे हो और वापस अगर उसको ठंडा कर दो तो लोहा क्या होगा, वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। सेम गोज विद बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को आप उबाल दो, अगर आप उसको ठंडा करोगे तो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो ए है वो इरिवर्सिबल चेंज है, लेकिन बी जो है वो रिवर्सिबल चेंजेस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें बोला है व्हाट इज कॉमन इन अमीबा, स्टारफिश, आंट एंड स्पाइडर। ये इंसेक्ट्स भी हैं और प्रोटोजोआ भी हैं। अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी जो है उसमें क्या समानताएं हैं, ये सारे ही क्या है, नोटोकॉर्ड हैं। ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। दे ऑल लैक बैकबोन। स्केल्स जो होते हैं, चींटी के ऊपर कौन से स्केल्स होते हैं, प्रजनन के लिए अंडे देते हैं। ठीक है, अमीबा कौन सा अंडा देता है, वे जल में रहते हैं, आंट जल में नहीं रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो द 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 74। अब है एक पत्ते में मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। स्टार्च की प्रेजेंस जानने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। ये आयोडीन की वजह से अगर स्टार्च होगा पत्ती में तो वो क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है वो जरूरी नहीं है। पत्ते को पहले पानी में उबालें, फिर अल्कोहल में, विरंजित पत्ते को धोएं, पत्ते को आंच पर गर्म करें, विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदे आयोडीन घोल की डालें। बिल्कुल सही है, पहले पत्ती को पानी में उबालें, फिर अल्कोहल में, फिर उसको धो दें, और उसके बाद जब हम आयोडीन घोल की कुछ बूंदे डालते हैं तो ये होता है डीकलरेशन ऑफ लीफ। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पत्ती को विरंजित करने के लिए है। अगर आयोडीन बूंद आप उस पर डालेंगे और फिर भी अगर उसमें स्टार्च हुआ तो पत्ती कौन सा कलर देगी, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, लेकिन पत्ती को आंच पर गर्म करें, ये कोई भी स्टेप जो होती है वो स्टार्च को प्रेजेंस को जांचने के लिए जरूरी नहीं होती। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। ओके, आई जस्ट होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। 75 का क्या होगा, 3। अब है जो चक्रवात तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें मिट्टी की उर्वरता को कैसे घटाते हैं। चक्रवात आएगा तो क्या होगा, मोटे मोटे कण आएंगे मिट्टी के। ठीक है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाकर, उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाकर, भूमि को लवण जल से बाढ़ग्रस्त करके और पत्थरों को द्रवीभूत करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, जो खारा पानी है उससे बाढ़ग्रस्त करके। ऑब्वियसली जब चक्रवात तटीय क्षेत्र है यानी कि कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में क्या होता है, सी वाटर, और जो सी वाटर कैसा होता है, इसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, भूमि जो है उसमें खारे पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, भूमि को लवण वाले जल से बाढ़ग्रस्त करके जो है हम भूमि की उर्वरता को घटा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। निराई इज योर वीडिंग। वीडिंग मतलब जो आपका मेन प्लांट ग्रो करता है उसके साइड से जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स। ये क्या करते हैं, जो हमारा मेन प्लांट है उसके न्यूट्रिशन को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिट्टी की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। खरपतवार नाशी फसल और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। क्यों? इसने पूछा है निराई के बारे में संबंध नहीं है, सही नहीं है, यानी कि जो वीड्स हैं उनसे क्या चीज है जो रिलेटेड नहीं है। मिट्टी की जो जुताई है वो खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है, ये तो सही है। आप जितना ज्यादा निराई करोगे, मतलब वो खुरपी से ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो उससे क्या होता है, वीड्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। खरपतवार नाशी फसल और किसान के लिए हानिकारक नहीं है, ये बहुत हानिकारक होती है। जो वीडीसाइड्स होते हैं जैसे 2,4-D है, ये क्या है, एक वीडीसाइड है, ये किसान के लिए और फसल दोनों के लिए ही हानिकारक होती है। जो निराई है वो फसल की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, नहीं जब आप फसल बो रहे हो और जब फसल धीरे धीरे ग्रो करने लगती है तभी हमें निराई करनी होती है। जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जो जमीन के समीप खरपतवार होती है उसको आप उखाड़ के भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। सो द ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन जो बी और सी है वो क्या है, यहाँ पे गलत है। सही कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1। 77 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। रॉकेट ईंधन जो है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। जो रॉकेट ईंधन होता है ये हल्का होता है, बिल्कुल सही बात है। उच्च कैलोरी जनन मान होता है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बहुत हाई होती है। हवा के अभाव में धीरे जलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। रॉकेट जो फ्यूल होता है, एक तो ये बहुत हल्का होता है, ठीक है, तभी वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन ये हवा के अभाव में धीरे जलता है, ये चीज़ गलत है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ए एंड बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि जो ए है वो तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। क्यों? जो पेट्रोलियम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। ये बिल्कुल सही है कि पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं क्योंकि बहुत महंगा है। पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं, नहीं, पेट्रोलियम जो होता है वो रिफाइनेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। पेट्रोलियम को जब आप रिफाइन करते हैं उसमें पेट्रोलियम जेली, कोल तार, बिटुमेन, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। तो इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, लैक्टिक एसिड, वाटर एंड कार्बोनिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट इज योर NaHCO3। अगर मीठा सोडा हम दूध में डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। लैक्टिक एसिड, यस, हम क्या कर सकते हैं, इसको दूध में डालने से इसकी शेल्फ लाइफ जो है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो जल है और जो कार्बोनिक एसिड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 2। तो 80 का क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। और सीटेट ने इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को भी माना है, आई डोंट नो उन्होंने कैसे इसको कंसीडर किया है। तो इसके और जो करेक्ट ऑप्शन है सीटेट के अकॉर्डिंग वो 1 और 2 हैं। नेक्स्ट है, NCERT की कक्षा 6 की जो विज्ञान पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 1 हमारी जीवन रेखा से लिए गए निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 साल पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य की ओर उपरोक्त उद्धरण दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्य परक बोध और सृजनात्मकता को संपोषित करना, विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना, विज्ञान समाज प्रौद्योगिकी के अंतरापृष्ठ मामलों की सराहना करना, वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने के तरीकों को समझना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। इसमें बोला है कि जो बच्चे हैं उन्होंने गांव की हिस्ट्री के बारे में जानकारी की और उनको ये जान के बहुत सरप्राइज हुआ कि जो उस क्षेत्र के गांव है और खेती है उसके खेत लगभग 60 साल पहले वन को काट के उनको दिए गए थे। तो कौन सा उद्देश्य है जिसकी तरफ वो इस चीज को ले जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्य परक बोध और सृजनात्मकता, इसमें कोई ना तो क्रिएटिविटी है और ना ही कोई इतना सौंदर्य परक बोध है। विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है, ऑब्वियसली ऐतिहासिक मतलब उसका हिस्ट्री और विकासात्मक मतलब डेवलप्ड कॉन्सेप्ट जो है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के जो अंतरापृष्ठ मामले हैं उनकी सराहना करता है, लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न इसमें कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, बी एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल
प्रदत्त गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों के बीच विकसित करने का उद्देश्य है। एक सामान्य दिन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचें। क्या आप कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किस में सबसे तेज? तेज टहलने और दौड़ने के बाद अपनी सांस लेने की दर को मापें। क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों की भी सांस लेने की दर समान है? परिकल्पना भविष्यवाणी, परिकल्पना मापन, संप्रेषण परीक्षण, परीक्षण और मापन। ठीक है, इसमें क्या किया है, एक एक्टिविटी दी है कि सांस लेने की दर सबसे कम होगी और कब सबसे तेज। टहलेंगे, दौड़ेंगे, उसके बाद सांस लेने की दर को मापें और अन्य जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी मापें। तो इसमें बच्चा क्या चीज कर रहा है, इसमें बच्चा ऑब्जर्व भी कर रहा है और मेजर भी कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें एक हाइपोथेसिस भी है और एक मेजरमेंट भी है। ठीक है, बच्चे ने एक परिकल्पना भी की है और बच्चा उस चीज को खुद से मेजर कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी की कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के लिए गए एक उदाहरण पर विचार कीजिए। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटकाया कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उनको यह आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी भी लोलक की लंबाई सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेती है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थीं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के स्वरूप के पक्षों को उपरोक्त उदाहरण प्रदर्शित करता है? विज्ञान अनंतिम है, विज्ञान आनुभाविक प्रमाणों पर आधारित है, विज्ञान वैज्ञानिकों की सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से अग्रवर्ती है, विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य उदासीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है वो आनुभाविक प्रमाणों पर आधारित है। आप जो चीज सामने साक्ष्य रखते हैं विज्ञान उसी पर ही बेस्ड है। विज्ञान वैज्ञानिकों की सृजनात्मकता और कल्पना जो है उससे बहुत आगे है, वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। इंग्लिश में देखें, साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, जो आप करके दिखाते हैं। साइंस इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, उनके बहुत बियॉन्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। ओके, निम्नलिखित उदाहरण विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता है? स्कॉटिश जीव वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकी की जांच से जुड़े अपने प्रयोगशाला के काम से छुट्टी ली और वे अवकाश पर चले गए। वापसी पर उन्होंने पाया कि जिस पेट्री डिश को वे गलती से खुला छोड़ गए थे उसमें नीले हरे रंग की फफूंद बन गई। उस फफूंद में एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मौजूद था जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर सकता था बिना मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डाले। ठीक है, नियम और सिद्धांतिक वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सामान्य और सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि विद्यमान है। वैज्ञानिक ज्ञान दीर्घकालिक होते हुए भी अनंतिम है। वैज्ञानिक खोज एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जो साइंटिफिक डिस्कवरी होती है दैट्स नॉट ए लीनियर प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, लॉ एंड थ्योरी प्ले सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज। बिल्कुल सही बात है कि जो नियम और थ्योरी होती हैं वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। ए जनरल एंड यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट। साइंटिफिक नॉलेज इज लॉन्ग लास्टिंग येट टेंटेटिव। साइंटिफिक नॉलेज टेंटेटिव कैसे होगी? साइंटिफिक डिस्कवरी इज नॉट ए लीनियर प्रोसेस, ये डायनेमिक प्रोसेस होती है। ठीक है, सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अ टीचर वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट फॉर स्टूडेंट्स ऑन वेस्टेज ऑफ वाटर। Which of the following is not an expected learning outcome for the purpose of assessment? Comprehend various causes of wastage of water. Communicate logically their viewpoint about wastage of water. Link their day-to-day experiences and observation about wastage. Compete with other classmates by counting their viewpoint on the issues. इसमें बोला है not an expected learning outcome. तो comprehend जल की बर्बादी के कारण को समझना, बिल्कुल सही बात है। Communicate logically द व्यू पॉइंट अबाउट द वेस्टेज ऑफ वाटर, अगर आप लॉजिकली किसी व्यू पॉइंट को समझा रहे हैं और समझ रहे हैं तो वो भी सही चीज़ है। लिंक करो उनके डे टू डे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को वेस्टेज से, ये भी सही है। लेकिन कॉम्पीट करना दूसरे क्लासमेट से, ये क्या है? गलत है। सो द ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
86, जो 86 है ये है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निष्कर्ष, वर्गीकरण, अवलोकन और प्रयोग। ठीक है, निष्कर्ष है प्रयोग के आधार पर चालक और कुचालक की पहचान, लिटमस के उपयोग से अम्ल और क्षारक की पहचान, क्लासिफिकेशन पुष्प के भागों की पहचान, रात्रि में तड़ित झंझा के अचानक आने की पहचान। अवलोकन है पत्तों की विभिन्न आकृतियों पर ध्यान देना, विभिन्न आवृत्ति की ध्वनियों में भेद करना। प्रयोग है स्टार्च की प्रेजेंस की जांच और परिपथ में धारा के प्रवाह पर प्रतिरोध के प्रवाह की जांच करना। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। कैसे, जो निष्कर्ष होता है, आप निष्कर्ष कब निकालते हैं कि किसी भी चीज को आप करके देखते हैं तब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। मान लीजिए आपने आयोडीन टेस्ट किया, जब पूरा टेस्ट कर लिया तब आप किसी रिजल्ट पे पहुंचे। तो प्रयोग करने के आधार पर हम कंडक्टर और बैड कंडक्टर जो हैं उनकी पहचान कर पाते हैं, कौन सा गुड कंडक्टर है कौन सा बैड कंडक्टर है। लिटमस की प्रेजेंस से ही आप किसकी प्रयोग करते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान कर पाते हैं। क्लासिफिकेशन होता है चीजों को वर्गीकृत करना, कि जैसे कॉर्डेट जो है वो कौन कौन से हैं, कि एनिमल है, नॉन कॉर्डेट कौन से एनिमल हैं, वाटर लिविंग एनिमल कौन से हैं, वो होता है क्लासिफिकेशन। वो कब होगा, जब आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता हो। तो पुष्प के भाग की पहचान तो आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि अवलोकन। रात्रि में तड़ित झंझा आने के कारण की पहचान करना, ये भी क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। अब है अवलोकन, पत्तों के विभिन्न आकृतियों पर ध्यान देना, ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। विभिन्न आवृत्ति की ध्वनि में भेद करना, बोध कर रहे हैं मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट है खाद्य पदार्थ में स्टार्च की, हम उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। परिपथ में धारा के प्रभाव पर प्रतिरोध के प्रभाव की जांच करना, जो परिपथ होता है सर्किट, उसमें जब करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस जो है उसके इफेक्ट की जांच करना। लेकिन इसमें गलत क्या है, क्लासिफिकेशन। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। बैटरी जो होती है वो जल परिपथ में एक पंप की तरह है, निम्नलिखित में से किसका उपरोक्त कथन निरूपण करता है। प्रतिमान, परिकल्पना, सादृश्य अनुरूपता या फिर ऑब्जर्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सादृश्य या फिर अनुरूपता। एक बैटरी जो होती है इज जस्ट लाइक अ पंप इन वाटर सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, मॉडल नहीं, हाइपोथेसिस नहीं, एनालॉजी बिल्कुल सही है, ऑब्जर्वेशन नहीं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 87 का क्या होगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षक को यह मानकर आधारभूत संकल्पनाओं से पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि विद्यार्थियों के अंतर्ज्ञान विचार सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि विद्यार्थी जो है उसका जो अंतर्दर्शी विचार होता है वो हमेशा त्रुटिपूर्ण कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज और ऑलवेज मिसकंसेप्शन नहीं। अ टीचर शुड टीच द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक अज्यूमिंग स्टूडेंट्स नो नथिंग। बच्चा कुछ ना कुछ नॉलेज लेके ही स्कूल आता है, बच्चा कभी भी खाली स्लेट के जैसे स्कूल नहीं आता। तो यहाँ पे ये भी गलत है और यहाँ पे ये भी गलत है। सो S1 एंड S2 आर बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन दिया है कक्षा 6 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान यानी कि हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाते समय टीचर को कौन सा सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है। कंबल ऊष्मा को रोके रखकर वस्तुओं को गर्म करते हैं। तापमान एक सामग्री विशेष का गुण होता है। चालक ऊष्मा को सरलता से अर्जित करते हैं और खोते हैं। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉमन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन दैट अ टीचर इज लाइकली टू एनकाउंटर व्हाइल टीचिंग हीट एंड टेम्परेचर। कक्षा 6 के बच्चों को वो क्या पढ़ा रहे हैं, हीट और टेम्परेचर। तो बहुत एक नॉर्मल जो कंसेप्शन होता है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर सकते हैं। ब्लैंकेट्स कीप थिंग्स वार्म बाय ट्रैपिंग हीट। टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। कंडक्टर्स गेन एंड लूज हीट इजीली। हीट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वार्म ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। तो जो कॉमन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि जो टेम्परेचर होता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
क्या पूछा है? कॉमन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन, सामान्य एक जनरल थ्योरी जो होती है ना, एक जनरल कंसेप्शन, वो हीट और टेम्परेचर के सब्जेक्ट में क्या है कि जो टेम्परेचर है इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है? जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती हैं। परंपरागत शिक्षण रणनीति द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। सही उत्तर को दोहराए जाने पर त्रुटिपूर्ण अवधारणाओं को चुनौती दिया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं की अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती हैं। Which of the following statement is correct regarding students' consumption in science? Misconceptions reduce as student progress to senior class। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे जैसे हम सीनियर क्लास में जाते हैं मिसकंसेप्शन खत्म हो जाते हैं। मिसकंसेप्शंस आर रेजिस्टेंट टू चेंज बाय कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सही है कि जो परंपरागत शिक्षण रणनीति होती है वो उसके थ्रू आप जो बच्चों को चेंजेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, कंसेप्ट को बदलने की ज़रूरत होती है, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली आप चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? रेजिस्ट रह जाते हैं। मिसकंसेप्शंस कैन बी चैलेंज्ड बाय रीइटरेटिंग करेक्ट आंसर्स। नहीं, आप सही उत्तर को बार बार अगर रिपीट करते रहेंगे तो त्रुटिपूर्ण अवधारणाओं को चुनौती नहीं मिलती है। मिसकंसेप्शन अराइज ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। जो त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं वो अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती है। नहीं, कई बार प्रॉपर नॉलेज के बाद भी हम मिसकंसेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी की जो संकल्पनाएं हैं विज्ञान के विषय में उसके बारे में क्या सही है कि जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं टू द चेंज बाय कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रेटेजी। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।